नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ना चाहते हुए भी आपका जो बजट है, बेसिकली आपका जो खर्च और बचत का खाका है वो बिगड़ जाता है और उसके कई कारण होते हैं। फिजूल खर्ची या फिर कई ऐसे निवेश में पैसे लगाना जो कि शायद आपको उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर ईएमआई में ज़्यादा जो हिस्सा है वो आपके माफ़ कीजिए आय में ज़्यादा हिस्सा जो है वो ईएमआई का होना। ये कुछ ऐसे वजह हैं जिससे कि आपका जो खर्च और आय का जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है। इसको हम कैश फ्लो मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको आज हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट बिगड़ गया है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, पटरी पर वापस कैसे लाया जा सकता है, और अगर आपके पास वाकई अतिरिक्त कैश है, अतिरिक्त पैसा है, तो उसको आप सही जगह कैसे लगा सकते हैं, इसी पर आज रहेगी हमारी खास चर्चा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स, कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ है। कीर्तन और कल्पेश, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। वैसा हम में से कई लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है कि प्लानिंग खूब कर ली कि कहां पर निवेश करना है, कैसे पैसे संभालने हैं, लेकिन उसके बावजूद कैश फ्लो मैनेजमेंट या फिर कैश की किल्लत ज़रूर पड़ जाती है। और हम है भी ऐसे महीने में जब बजट को फिर से वापस पटरी पर लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नए वित्त वर्ष में फिर से नई तैयारी करनी है और नए तरीके से अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना है। इसलिए कैश फ्लो अगर हम आसानी से समझें कल्पेश, तो कैसे इसको समझें? कैश फ्लो हमारा महीने में किस तरीके से मैनेज होता है, क्या क्या उसमें शामिल होता है? देखिए स्वाति, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जिसको हम दिल कहते हैं या एक सेंटर कहते हैं, वो सारा कैश फ्लो के ऊपर ही दारोमदार होता है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरू होती हैं। नेटवर्थ होता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है, आपकी इंश्योरेंस की प्लानिंग होती है, आपकी टैक्सेशन की प्लानिंग होती है, लेकिन उसका सारा दारोमदार जो है वो आपके कैश फ्लो पे ही निर्भर होता है। तो कैश फ्लो बहुत ही आसानी से समझना चाहें तो आपकी आय और खर्चों का एक खाता है, एक लेखा जोखा है, जो हर फैमिली को, हर इंडिविजुअल को एक बहुत ही शिष्टता से और डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करना होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे अपनी आय कितनी है वो पता है क्योंकि वो सैलरीड हैं, और काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता होता है कि वो बिजनेस हैं या प्रोफेशनल हैं तो उनकी एक एवरेज इनकम कितनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अपने खर्चों का हिसाब एकदम सही तरीके से पता नहीं रहता, और वहीं पर मुश्किलात पैदा होती है। और ये हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, एक परिवार की बात कर रहे हैं जहाँ पे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है। तो इनकम और एक्सपेंस का जो एक हिसाब होता है वो हर फैमिली को रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसका एक अच्छा सा एक टेक्निक भी होती है, अच्छा सा एक एक्सेल वर्कशीट भी हम बना सकते हैं जो हर फैमिली एक डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करना, उसको आई थिंक एक ज़रूरी हिस्सा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का बन जाता है। तो इनकम की अगर हम पहले बात करें तो अगर मान लीजिए कि फैमिली में एक या दो इनकम अर्नर्स हैं जिनकी वजह से घर चलता है, हम जैसे कहते हैं, तो आपकी जो मेन इनकम है वो आपका मेन इनकम सोर्स बन जाती है, इनकम का स्रोत बन जाता है। उसके अलावा आपकी अगर कोई निवेश है तो उसमें से आपको कोई डिविडेंड मिलता है या आपको कोई ब्याज मिलता है, वो आपकी इनकम में ऐड होता है महीना दर महीना, या आपका कोई डिविडेंड्स ऐड होते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट की जहाँ से आपको रेंट मिलता है, तो वहाँ पे आपकी इनकम आ जाती है। और उसके बाद शुरू होता है आपके खर्चों का हिसाब। तो खर्चे में आप मान लीजिए कि आप अपनी हर रोज़ की जो ग्रॉसरी होती है या अपने हाउस होल्ड हेल्प को जो आप एक सैलरी देते हो, या आपकी जो बच्चों की एक्सपेंसेस है, आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, आपकी एजुकेशन बच्चों की हो गई, या आपके इंश्योरेंस प्रीमियम हो गए, आपकी लोन की ईएमआई हो गई, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, उन सारी चीज़ों को आपको अकाउंट करना है। और हम समझते हैं कि हर एक चीज़ का बिल्कुल हिसाब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर भी एक फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंस का हिसाब लिखना बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरा होता है तब जाके फैमिली को पता चलता है कि उनकी इनकम और एक्सपेंस में कितनी एक गैप है
और अगर वो गैप है तो कौन से हिसाब की गैप है, उसको हम पॉजिटिव कैश फ्लो, एक न्यूट्रल कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो में उसका विभाजन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव कैश फ्लो वो है जहां पे आपकी आय आपके खर्चों से ज्यादा है, वो बहुत ही फेवरेबल है, तो वहां पे आपको एक मौका मिलता है आपका निवेश शुरू करने का या आपकी लाइफस्टाइल सुधारने का। ब्रेक इवन कैश फ्लो में आपकी आय और आपके खर्चे हैं वो दोनों ब्रेक इवन है, मतलब सेम है ऑलमोस्ट, और आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन सबसे खराब जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लो में आपका जो एक्सपेंसेस है, आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आय से ज्यादा हैं, और उसको टटोलना या उसको एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा एक डेफिनेशन होता है कैश फ्लो का। ओके, तो ये कैश फ्लो का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हमने समझी। कब ये बिगड़ता है, कब ये सही रहता है, ये इसका एक बेस सेट कर दिया कल्पेश ने हमारे लिए। हम पहले अच्छी चीज से बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो से बात करते हैं। उसमें ये कि आपके पास आप ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि आपके पास पैसा बच रहा है, आपकी बचत है और आपके खर्चे बचत के मुकाबले कम है। या तो आपके खर्चे नेचुरली ही कम है या फिर आपने मैनेज इस तरीके से किया है कि आपके पास सरप्लस पैसा है। तो ऐसे में कीर्तन, फाइनेंशियल प्लानिंग में या जब हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं या जब हमें मैनेज करने होते हैं अपने फाइनेंसेस, जब भी हाथ में कुछ सरप्लस पैसा आता है हमें लगता है कि इसको कहीं पर खर्च कर दिया जाए या फिर इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो। स्पेशली कैश फ्लो के इस केस में जब हमारे पास कुछ एक सरप्लस अमाउंट हाथ में आया है तो सबसे पहले फिक्सिंग कहाँ करनी जरूरी है, उस पैसे को कहाँ लगाना जरूरी है? स्वाति जी देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक थैंक्स टू ऑल ऑफ अस इतनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्प्रेड हो चुकी है कि लोगों को पता है कि अगर आज उनके पास सरप्लस कैश फ्लो है तो उनको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के लिए भी जो बेसिक तरीका मुझे ऐसा लग रहा है आज जो रिटेल जनता यूज करती है वो सबसे बेस्ट है। अगर हर महीना आपका कैश फ्लो बचता है तो आप एक एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए जिसमें हर महीना वो एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा आपका हर महीना कटते रहेगा और उन 2 या 3 या 5 फंड्स में जाता रहेगा। पर आज स्वाति जी मुझे थोड़ा सा दूसरा इसका पहलू टच करना है। वो ये है कि टिपिकली होता ये है कि जब आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज होते हैं, राइट, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये काफी लोगों को पता भी है, आज काफी लोग करते भी है। पर इससे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आपके कैश फ्लोज पॉजिटिव बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी आज 50,000 रुपए की महीने की सैलरी है और वो 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, क्योंकि आज उसके बाद पॉजिटिव कैश फ्लो है, वो 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है। अब आज के लिए 15,000 रुपए की एसआईपी 50,000 के रुपए के इनकम पे तो ठीक लग रही है। पर मान लीजिए अगर यही इनकम इस इंडिविजुअल की साल में 8 से 10% से बढ़ती जाएगी, जो नॉमिनल है, यानी आप कहीं पर भी अच्छी जगह पे काम करें तो साल का 8% शायद आपका इनकम बढ़ना वाजिब है। तो आप देखिए 10 साल बाद ये 50,000 रुपए की इनकम अर्नर आज वाला तकरीबन 1,25,000 या 1,30,000 रुपए की इनकम पे आ जाएगा। अब जैसे ही ये इनकम धीरे 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 बढ़ती गई और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका पॉजिटिव कैश फ्लो बढ़ता गया। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पॉजिटिव कैश फ्लो इनकम की साथ साथ उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि होता यह है कि आप जैसे ही आपकी इनकम बढ़ने लगती है इनवेरिएबली सबसे पहले आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वो जो पॉजिटिव कैश फ्लो ज्यादा होना चाहिए इनकम की वजह से वो नहीं हो पाता। तो देखिए अगर आप इनकम बढ़ने पे अगर आप अपनी एसआईपी नहीं बढ़ाएंगे तो आपको गोल्स मीट करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मान लीजिए ये इंडिविजुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपए की इनकम पे 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहा था, पर अगर उसकी इनकम 1,30,000 रुपए हो जाती है और वो अभी भी 15,000 रुपए एसआईपी कर रहा है, तो शायद 35वें साल पे जब वो रिटायरमेंट प्लानिंग करना स्टार्ट करेगा तब उसे रियलाइज होगा कि अब जो बचे हुए 25 साल है जिसमें मुझे पैसा इकट्ठा करना है मेरे रिटायरमेंट के लिए, 15,000 नहीं मुझे 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट शायद करना पड़े। तो कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि आज एसआईपी बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर स्टेप अप एसआईपी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता या बहुत लोग इसे यूज नहीं करते। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपको थोड़ा थोड़ा करके आपकी एसआईपी भी हर साल बढ़ानी चाहिए। और एक ये एलिमेंट एक फीचर म्यूचुअल फंड्स में दिया हुआ है जहां
म्यूचुअल फंड को कह सकते हो कि हर साल मेरी एसआईपी 10% से बढ़ा दे, तो आज अगर आपकी एसआईपी 15,000 है तो नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली 16,500 हो जाएगी। इसे यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो आपकी इनकम तो बढ़ रही है पर उसके साथ आपका पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ खर्चे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया है कीर्तन, कि आपकी आय बढ़ी तो आपका एक पॉजिटिव आउटफ्लो भी अगर जो पॉजिटिव कैश फ्लो भी अगर बढ़ता है तो आपको उस पैसे को अपने निवेश में अगर करना है तो साथ साथ उस निवेश को स्टेप अप भी करना बेहद जरूरी है। कल्पेश, ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि कंपाउंडिंग बेनिफिट तो हम ले ही रहे हैं अपने निवेश से, लेकिन उस निवेश को स्टेप अप करते हुए आप महंगाई के हिसाब से और भी ज्यादा अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। एक छोटा रिएक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और कीर्तन ने जो एस्पेक्ट को टच किया है, आई थिंक अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेप अप एसआईपी तो हर एक की एक इच्छा होनी चाहिए और हर एक का एक प्रयत्न भी होना चाहिए कि हम अपनी आय के हिसाब से अपनी निवेश को बढ़ाएं और सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। लेकिन यहाँ पे जो मेरा रिएक्शन एक ये है कि लोग ये क्यों नहीं कर पाते। ये आइडियली होना चाहिए, ये सब समझते हैं, सबको करना है, लेकिन इसकी वजह भी वापस अगर हम टटोलने जाएं स्वाति जी, तो वहीं पर कैश फ्लो में आ जाती है कि लोग अपने खर्चों पे नियंत्रण नहीं रख सकते और उनके कैश फ्लो में ऐसे हिडन या ऐसे छुपे हुए नेगेटिव्स हैं जो वो चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं और उसके जगह पे अपने पॉजिटिव कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। तो अपने कैश फ्लो को वापस टटोलना जरूरी है कि वो कौन से फजूल की खर्ची है या कौन से फजूल के जो उनके हिसाब से मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं उनको बंद किया जाए। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि दूर करना बेहद जरूरी है। कीर्तन, आपकी नजर में किसी भी एक पोर्टफोलियो में जब हम उसको रिव्यू करते हैं या देखते हैं तो कैसे समझ में आता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो हमारे निवेश है वहां पर हमारा ज्यादा पैसा जा रहा है जहां पर यूजुअली जाना नहीं चाहिए? इसको समझने का सही तरीका क्या है? क्योंकि ये भी एक तरीका होता है जब कई बार हम जरूरत से ज्यादा शायद हो सकता है निवेश भी कर रहे हो या फिर गलत जगह पैसे डाल रहे हो। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, फैक्टर्स हैं जिसके जरिए हम ये समझ पाए? यहाँ पर मैं खर्चों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं निवेश की बात कर रही हूँ जो कई बार हम गलत जगह पर कर लेते हैं अपने पैसों से। स्वाति जी, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर वो इन्वेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा शायद वो इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो अगर हम निवेश और गलतियों की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को जितनी सिंपल रखेंगे उतनी ये इन्वेस्टिंग आपके लिए बेटर होगी। तो जो भी प्रोडक्ट में आपको ऐसा लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपको नहीं समझ में आ रही, उस इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल निवेश मत कीजिए। मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ तब उनको ऐसा लगता है कि यार एसआईपी तो हर कोई करता है, मैं क्यों एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं। देखिए, जब आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहे जो हर कोई लगा रहे। आपको तो उसके ऊपर रिटर्न और रेगुलेटरी काम कितना अच्छा हुआ है उससे तकलीफ या एडवांटेज होगी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। और मैं कुछ बेसिक थंब रूल्स यूज करता हूँ स्वाति जी, अगर ये शायद मेरे थ्रू निवेशकों को हेल्प मिल सके। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उन्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उनका कितना पैसा कब कैसे लगना चाहिए या कितना खर्चा होना चाहिए। तो मैं बहुत ही सिंपल से थंब रूल यूज करता हूँ। मान लीजिए अगर किसी की भी इनकम 100 रुपए है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 रुपए में से ये ध्यान में रखिए कि आपकी ईएमआई किसी भी समय 30 रुपए से ज्यादा ना बढ़े। तो आपकी मैक्सिमम सब ईएमआई मिलाकर 30% से ज्यादा का आप खर्चा मत कीजिए ईएमआई पे। 30 रुपए से ज्यादा आप खर्चा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या अपनी लाइफस्टाइल पे मत कीजिए और बचा हुआ 40% आप इन्वेस्ट कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये बेसिक रूल भी अगर हम में से
काफी लोग फॉलो करने लगे तो ऑटोमेटिकली हम एक लाइन ड्रॉ करने लगेंगे जहां पर हमें समझ जाएगा कि क्या हम ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या हमने ज्यादा ईएमआई ले लिया या हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर इसी केस में आपके पास अगर ईएमआई नहीं है, राइट, तो आप बचा हुआ ईएमआई का जो 30% है उसमें से ज्यादा बचे हुए पैसे को आप निवेश की तरफ रुख कर सकते हैं। तो अगर ये बेसिक सी चीजों पर ध्यान रखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती करने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो जाएगी। समझ रहे हैं कि कैश फ्लो की दिक्कत को आप कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे साथ कल्पेश आशर और कीर्तन शाह है। कल्पेश, कई बार ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है निवेशकों से जिससे कि अनजाने में या फिर किसी के बहकावे में आकर लोग गलत जगह शायद पैसे डाल देते हैं और उस वजह से उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू है और इसके ऊपर मैं खास एक चीज़ पे ध्यान देना चाहता हूँ सबका, कि कैश फ्लो में हम देखते हैं कि जैसे कीर्तन ने ऑलरेडी ईएमआई का एक प्रोपोर्शन बताया कि आपकी इनकम जो भी है उसका 30% से ज़्यादा आपकी ईएमआई नहीं होनी चाहिए। लोग उसमें काफ़ी एक बहकावे में आ जाते हैं और लोन ले लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, और कभी कभी वो 30% की जगह पे 50-60% हो जाता है, तो सारा कैश फ्लो एक चोक सा हो जाता है। तो वो एस्पेक्ट तो कवर्ड है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन उससे इक्वली इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है लोग ये समझते हैं कि अभी भी इतने सारे सालों के बाद भी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है, और वो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ में, ऐसी पॉलिसीज़ में अपना पैसा डालते हैं प्रीमियम के माध्यम से कि वहाँ पे प्रीमियम बहुत ही हाई हो जाता है, और उनका जो लाइफ कवर, जो मेन उद्देश्य है इंश्योरेंस का, प्रोटेक्शन का या मैक्सिमम कवर का, वो होता नहीं है, और सिर्फ उनकी जो प्रीमियम्स है उनका एक बहुत सा भारी दबाव उनके कैश फ्लो पे आ जाता है। तो उनको ये लगता है कि सिर्फ इंश्योरेंस के नाम पे हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमारा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का एक काम लाइक 2 in 1 कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एक गलत मान्यता है, एक भ्रम है। क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पहले से हम कहते आ रहे हैं, और आज भी मैं कहना चाहता हूं, दो अलग चीज़ें हैं। और जब कोई भी पॉलिसी आप ले लो टर्म प्लान के अलावा, जो प्योर एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है इंश्योरेंस के लिए, अपनी लाइफ कवर के लिए, जिसका प्रीमियम बहुत ही न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है और मैक्सिमम कवर होता है, बाकी सारी पॉलिसीज, आप एंडोमेंट ले लो या यूलिप्स ले लो या मनी बैक पॉलिसीज ले लो, जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, उनमें आउटफ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। और लोग सिर्फ ये एक मान्यता समझ के कि इंश्योरेंस का नाम है, उसके लिए हमको एज अ डिसिप्लिन हमको ये करना ही है, आई थिंक वहाँ पे वो लोग मार खाते हैं और उनके कैश फ्लो पे भारी दबाव आता है। दूसरा एक पहलू है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे अपना कंट्रोल या नियंत्रण नहीं रख पाते, और वो क्रेडिट कार्ड को सही समय पे उनकी जो ड्यूज़ हैं वो चुका नहीं पाते, और वो ड्यूज़ बढ़ती रहती हैं, और वहीं पर वो उनको पेनल्टी चुकानी पड़ती है। और जैसे कि हम सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट उसका बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उनके कैश फ्लो पे भी वहाँ पे एक मार आती है। तीसरा एक पहलू मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि लोग ये समझते हैं कि काफ़ी सारे खर्चे हैं वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंपलसरी है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ बैठें और देखें कि काफ़ी सारे खर्चों को हम अगर कम करें तो उसी अमाउंट से हम अपना निवेश भी बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल भी सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आई थिंक जो दो एस्पेक्ट्स है जहाँ पे कैश फ्लो पे भारी दबाव आता है और नेगेटिव हो सकता है, वो एक ईएमआई का एस्पेक्ट है, और दूसरा आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में बहुत सारा जो एक बहाव है, एक आउटफ्लो है, वो गलत पॉलिसीज़ की ओर जा रहा है। तो सही एक एडवाइसर की एक सलाह लेके आपको अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो चेक करवाना चाहिए। मैक्सिमम कवर, मिनिमम प्रीमियम को आपको रखना है, बाकी सारी पॉलिसीज़ का रिव्यू करके उसके ऊपर सूटेबल एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कीर्तन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। फिजूल खर्ची चलिए हमारे कंट्रोल में है, हम उस पर लगाम लगा सकते हैं, हम अपने निवेश को सही ढंग से कर सकते हैं, ये हमने समझ लिया। लेकिन जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे ब्याज दरें बढ़ना, अब उसकी वजह से अगर ईएमआई बढ़ी है तो उससे अगर कैश फ्लो बिगड़ा है, तो कुछ स्टेप्स जो कि निवेशक उठा सकते हैं उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए। स्वाति जी, सबसे पहले जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को भी आंसर किया था कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप अपनी इनकम से मैक्सिमम 30% से ज्यादा की ईएमआई का बर्डन ना लें।
क्योंकि देखिए जब आप ये प्रूडेंटली 30% का भी बर्डन लेते हैं, बहुत सारी ऐसी रीजंस है, जैसे आपने कहा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना, जिसकी वजह से ये 30% से भी काफी ऊपर जा सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी 30% के ऊपर है और वो फिर और ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आपके कैश फ्लो पे बहुत ही सिग्निफिकेंटली ये इम्पैक्ट करेगा। तो ईएमआईज में 2-3 चीजें ध्यान देना मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप रेपो लिंक रेट लीजिए या एमसीएलआर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको रेपो रेट लिंक्ड रेट लेना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रांसमिशन लोन में काफी इमीडिएटली हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ अगर इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो चुकी है, यहाँ से अगले 24 महीने में इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगी, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट पॉजिटिवली आपके ईएमआई कम होने पे या आपके टेन्योर कम होने पे रेपो लिंक्ड वाले रेट में काफी जल्दी आएगा वर्सेस एमसीएलआर। एमसीएलआर में बैंक्स थोड़ी सी मस्ती करती है, रेट्स ऊपर जाने पे पूरा आपको पास ऑन कर देती है, रेट्स नीचे जाने पे वो पूरा एडवांटेज आपको पास नहीं करते। तो ये पॉइंट नंबर 1, रेपो लिंक रेट लीजिए। दूसरा, जब भी आप बैंक के पास जाइए, आप ये समझिए कि बैंक आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लोटिंग रेट ही देगा। वो आपको अगर कह भी रहा है कि आपको फिक्स रेट दे रहा है, तो वो फिक्स रेट पहले 2 साल के लिए ही है, फिर वो ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग हो जाता है। और फ्लोटिंग होने के फायदे भी और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि मान लीजिए अगर आपने 3 साल पहले 6% पे हाउसिंग लोन लिया होता है 1 करोड़ रुपए का, तो 20 साल के ईएमआई पे 6% पे आज आपकी ईएमआई होती तकरीबन 70,000 रुपए। पर क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गई है और आज 9% है, तो आपकी यही 1 करोड़ की ईएमआई 90,000 रुपए हो जाएगी। तो अगर आपने वो 100 रुपए के 30%, 30 रुपए से ज्यादा की ईएमआई कर दी है ऑलरेडी, और अगर आपकी 70 की ईएमआई 90,000 होगी, तो ये और मुश्किल हो जाएगा आपको मैनेज करने के लिए। तो कभी भी ध्यान रखिए 30% पे रहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब जाएगी तो थोड़ा सा और आपके पास बफर होना चाहिए। और कभी भी इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, तो टिपिकली बैंक्स क्या करती है कि आपका टेन्योर बढ़ा देती है, 20 साल की जगह पे 25 साल कर देती है। तो थियोरेटिकली आपको शायद ईएमआई इंक्रीज होने का इम्पैक्ट उतना दिखता नहीं है, पर आपको ज्यादा महीने तक इन ईएमआईज को पे करना पड़ेगा। तो जब भी ब्याज दरें बढ़ती है और अगर आपके पास लिक्विड अनइन्वेस्टेड कैश पड़ा हुआ है, तो ट्राई कीजिए कि आप लोन्स प्रीपे कर दें। इससे शायद आप इंक्रीजिंग रेट का इम्पैक्ट आपके आपके इंटरेस्ट आउटगो पे काफी कम हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर आपके नियंत्रण में जो चीज नहीं है, उससे अगर आपकी कैश फ्लो बिगड़ता है, आपकी ईएमआई बढ़ती है, जैसे कि ब्याज दरें, जैसा हम सबके साथ आजकल हो रहा है, तो ये कुछ तरीके हैं, जैसा कीर्तन ने बताया, उससे आप अपने कैश फ्लो को वापस पटरी पर ला सकते हैं। बाकी बहुत सारी जो चीजें जो कल्पेश और कीर्तन ने बताए उपाय, जिससे आप खुद के प्लानिंग से अपने कैश की किल्लत को दूर कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कल्पेश और कीर्तन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करते हैं। मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सी बिजनेस।